जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। ये वही मिडिल ईस्ट एरिया है जहां पर कभी भी थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो परेशान पूरी दुनिया होती है। लेकिन आज सुबह का जो डेवलपमेंट था इन द मिडिल ईस्ट वो कुछ इस तरीके से था कि इजराइल ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान के ऊपर कर दिया है। और वो भी कोई छोटा मोटा अटैक नहीं किया है, बल्कि ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी थी वहां पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मल्टीपल एंड सेवरल टाइम अटैक किया है। एक प्रकार से इसे देखा जाए तो ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी तोड़ना मतलब अब ईरान को वापस से न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनने में समय लगेगा। और यह उस वक्त हुआ जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील कर रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये एक तरफा यूनिलेटरल डिसीजन जो लिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल की तरफ से लिया गया। और इसे एक्सेप्ट अभी की थोड़ी देर पहले की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने किया है। तो आप कॉन्टेक्स्ट तो देख के समझ गए होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। और इस ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद इजराइल ने खुद अपने देश में नेशनल इमरजेंसी तक डिक्लेयर कर दी है। और इतना मैसिव अटैक था कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर बेस्ड फैसिलिटीज थी पहली बात तो उसे टारगेट किया गया। और जो भी ईरान के टॉप मोस्ट लीडर्स थे, कमांडर्स थे, इवन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, भले ही वो सिविल और रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे थे, उनको तक इजराइल ने एलिमिनेट किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से यहां पर मोसाद ने काम किया होगा। और यह तक बताया जा रहा है कि इस पूरी प्रोसेस में इजराइल ने टाइम लिया है। तो आइए समझते हैं पूरा और सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि यह ऑपरेशन ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है ये किस तरीके से आज के समय में पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है और स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जिन बच्चों का, जिन एस्पिरेंट्स का यूपीएससी प्रीलिम्स निकला है, अभी जो रिजल्ट आया है, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। यहां पर क्यूआर कोड दिया है और ये सृजन मेंस टेस्ट सीरीज की शुरुआत है, सृजन मेंस कोर्स की शुरुआत है। और आपको वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जिन लोगों ने, जिन एस्पिरेंट्स ने सृजन प्रोग्राम को लिया था उसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल 192 सिलेक्शन है, जो कि मैसिव है अपने आप में। इसमें आपको रूल्स प्लस फ्रेमवर्क, जीएस 1 2 3 सारी जीएस की क्लासेस मिलेगी, लाइव एथिक्स क्लासेस मिलेगी, लिखो लाइव रहेगा और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी रहेगा। इसके बावजूद भी अगर किसी एस्पिरेंट को मेंस में कोई भी तकलीफ आती है तो पूरे टाइम हमारी टीम उनके लिए अवेलेबल भी रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कैप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर सारी डिटेल्स आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए समझते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये उस वक्त हुआ पूरा मोमेंट, ऑपरेशन राइजिंग लायन उस वक्त कंडक्ट किया गया जब खुद ट्रंप की विजिट होने वाली थी ईरान में। और ट्रंप का यह मानना था कि ट्रंप एक प्रकार से ईरान के साथ मीडिएशन का रोल करना चाह रहे थे और यहां पर न्यूक्लियर डील के ऊपर बातचीत करना चाह रहे थे। और ये जो मोमेंट था, ये मैं आपको न्यूज बता रहा हूं 12 जून की 2025, मतलब मात्र 2 दिन पहले की ये खबर है, 1 दिन पहले की बल्कि खबर है, मैं बोलूंगा मात्र 1 दिन पहले की ही खबर है। लेकिन इस दौरान ईरान ने भी क्लियर बोल दिया था कि अगर हमारे ऊपर कुछ अटैक होता है तो हम जो यूएस के बेसिस है उसको भी टारगेट करेंगे। मतलब एक प्रकार से ये तो इंडिकेशन था कि टेंशन एस्केलेट होने वाली है, फिर भले ही वो यूएस के बीच में हो, ईरान के बीच में हो या फिर इजराइल के बीच में हो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर तीनों देश के बीच में टेंशन तो थी ही थी। बस बात यह हो गई कि लोगों को, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इजराइल इतने जल्दी कदम उठाएगा। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली चीज है, इजराइल को पता था कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अब कुछ ही शेष बचा है। मतलब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को 90%, इमेजिन करिए 90% तक अचीव कर चुका था। और ईरान के लिए अगर ईरान 90% तक अचीव कर चुका था तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी को थ्रेट था, सर्वाइवल थ्रेट था, सबसे ज्यादा अगर किसी को सर्वाइवल थ्रेट था तो वो और कोई नहीं बल्कि इजराइल ही था। और इजराइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ईरान, सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास 15 दिन ही बचे थे। ईरान इतना कैपेबल हो चुका था कि वो विद इन 15 डेज में अच्छा खासा न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था। देखिए यहां पर एक आर्टिकल है और ये एक प्रकार से जस्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं जो इजराइल के द्वारा दिया गया है कि इजराइल के डिफेंस के हिसाब से, है ना, इजराइल के डिफेंस के हिसाब से, मोसाद के हिसाब से यहां पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला आ रहा था ईरान का बहुत लंबे समय तक, वो 90% के फेज तक पहुंच गया था। और यह तक बताया जा रहा था कि विद इन मंथ्स
विद इन वीक्स ईरान कैन क्रिएट 50 न्यूक्लियर बॉम्ब। और अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट कर सकता है या करने वाला था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इजराइल तो सबसे ज्यादा अभी के जो उसकी लड़ाई चल रही है वो उसके अस्तित्व को लेकर चल रही है, उसको सबसे ज्यादा थ्रेट अपने पड़ोसी देश से है। और यहां पर अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट तक किया और बोला तक है कि जो फिलहाल हमने ऑपरेशन राइजिंग लायन करा है लॉन्च, जिसमें हमने पर्टिकुलरली टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं, वहीं पर हमने उन लोगों को एलिमिनेट किया है जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प कर रहे थे। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए है। इजराइल वेरी सर्वाइवल। आप सिर्फ इजराइल से वेरी सर्वाइवल शब्द से ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये कंसर्निंग है, पर्टिकुलरली उस देश के लिए जो घिरा ही ईरान, इराक और सीरिया से है, जिनका एक ही लक्ष्य रहा है हमेशा से, इजराइल को उसके नक्शे से साफ कर देना। तभी तो जाकर ईरान इजराइल के साथ लंबे समय से प्रॉक्सी वॉर कर रहा था, फिर चाहे वो हमास के रूप में हो वाया गाजा, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह के रूप में हो जो हमास को अल्टीमेटली सपोर्ट कर रहा है अलग अलग मोर्चों से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर अब जो लड़ाई चली गई है वो इजराइल के सर्वाइवल के ऊपर है, सर्वाइवल के ऊपर है, उसके अस्तित्व के ऊपर है, उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर है। और यहां पर इसलिए इस ऑपरेशन का इस मोमेंट पे आना ये बताता है कि अब जो मिडिल ईस्ट है पूरा, अब जो मिडिल ईस्ट है पूरा वो मैसिवली अलग लेवल के वॉर पर जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वो मैसिवली अलग लेवल के वॉर पे जाएगा। मतलब आप ये तक सोच सकते हैं कि अब एक ऐसा वॉर हम देखने वाले हैं आने वाले टाइम में जिसे हमें खुद नहीं पता कि इसमें होने क्या वाला है, बस इतना पता है कि भयानक तबाही मचने वाली है। और मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है, सुनिएगा, जो तबाही का मंजर था, पहले तो मैं आपको दिखा दूं ऑपरेशन राइजिंग लायन का जो ईरान के ऊपर किया गया। और याद रखिएगा ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, ये उसकी इमेजेस है। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, ये उसकी इमेजेस है। तो आप समझ सकते हैं अगर ईरान की कैपिटल तेहरान में इस लेवल का अगर अटैक करना है इजराइल को, तो इजराइल ने भी कितने तरीके से कितने अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट का यूज करते हुए ईरान की कैपिटल को टारगेट किया होगा। ईरान के रडार से बचते हुए इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स को यहां पर टारगेट पर पहुंचाया होगा और अंजाम दिया होगा और उन लोगों को एलिमिनेट किया है। ध्यान रखिएगा, उन लोगों को एलिमिनेट किया है जो ईरान के टॉप मोस्ट या तो लीडर्स थे या कमांडर थे या उनकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है, अहम भूमिका रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में। और अगर आपको इमेजेस दिखाऊंगा आगे चल के तो आप खुद समझ जाएंगे ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आगे देखिएगा, आगे की जो मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान की जो फैसिलिटीज पर टारगेट किया है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेहरान के ठीक पास ये नतांज साइट। यहां पर इजराइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। ये जो नतांज साइट है ना, ये यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट माना जाता है ईरान का। याद रखिएगा, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट माना जाता है इजराइल का। और मॉर्निंग में जब ऑपरेशन राइजिंग लायन का सेकेंड फेज था ना, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तरह की साइट्स पर इजराइल ने हमला किया है। और आप देखिए यहां पर जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, चाहे वो तेहरान रिसर्च सेंटर हो, फिर चाहे वो कराज हो या फिर अराक हो जो इसके वेस्ट में लोकेटेड है ना, अराक, नतांज, तेहरान, कराज, फिर ऐशा फहान और फिर अमारा। तो ये जितने भी मेजर यूरेनियम प्लांट्स थे या फिर आप बोल सकते हैं एटॉमिक प्लांट्स थे, यहां पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ठीक है, यहां पर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत प्रिसाइज स्ट्राइक की गई है। इमेजिन करिए, प्रिसाइज स्ट्राइक। और जब कभी भी प्रिसाइज स्ट्राइक की बात आती है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने भी ब्रह्मोस के थ्रू पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता पर ऐसी मार मारी है जिसमें खुद अमेरिका छटपटा गया। और आज पूरी दुनिया में अमेरिका का एक बरगलाता हुआ रोल आप देख रहे हैं। तो इमेजिन कर सकते हैं भारत जैसा देश, भारत जिस तरीके से आज बढ़ रहा है, भारत जैसा देश आज उभर रहा है। वैसे तो किसी को भी ये प्यारा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के अपने अलग मोर्चे हैं। भारत का जो अपना अलग सिद्धांत है उसमें भारत कभी भी एक्सपेंशन को नहीं मानता है। भारत हमेशा
सर्वे भवन्तु सुखिनः पे बिलीव रखता है, वसुदेव कुटुंबकम बिलीव रखता है, लेकिन इजराइल का अलग कंसेप्ट है। इजराइल हमेशा एक इंपीरियलिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ता है, अपने एक्सपेंशन पर बिलीव रखता है, लेकिन फिर भी वो घिरा किस देशों से है? वो घिरा उन देशों से है जो अपने आप में रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले हैं, जो उसके खत्म ही करना चाह रहे उसके पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस को। तो भारत ने जिस तरीके से प्रिसाइज स्ट्राइक करी थी ऑपरेशन सिंदूर के समय, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर मार करी थी, आने वाले 20 साल में पाकिस्तान इस चीज से उभर नहीं सकता, बल्कि 100 साल भी अगर बोल दे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे ही इजराइल की जो मोसाद है, जिसे सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है पूरी दुनिया में, उसके माध्यम से ईरान की जितनी भी यूरेनियम बेस्ड एनरिचमेंट प्लांट था, वैसे तो एक ही है देखा जाए तो, इसका नाम है नतांज, लेकिन इससे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज थी सब पर इजराइल ने प्रिसाइज अटैक किया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से मोसाद ने बहुत लंबे समय तक ईरान के अंदर रहकर अपना रोल प्ले किया होगा। क्योंकि ये सिर्फ और बात आती है ना, ये सिर्फ अगर बात आती है तो सिर्फ एक चीज की बात आती है, आपकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी की, और मोसाद पूरी दुनिया में इसीलिए फेमस है। और इसके बाद जो हुआ है ना, इतने सारे अटैक करने के बाद, अब अगर देखा जाए तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीशन के फेस पे चला गया था। क्योंकि अगर बोला यह जा रहा है कि इजराइल की तरफ से कि विद इन वीक और मंथ ईरान कैन एबल टू क्रिएट 15 न्यूक्लियर वेपन्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 90% इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था ईरान के यूरेनियम एनरिच प्लांट्स ने, और एक प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चालू कर दिया था। तो यहां पर इस मोमेंट पर अटैक होना, आप समझ सकते हैं उनका ये जो प्रोग्राम था ये अपने आप अब बैकफुट में चला गया है, और लगभग अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एक प्रकार से इस पर्टिकुलर प्लांट में अटैक करने के बाद ईरान की जो स्पाइन मानी जा रही है ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पाइन मानी जा रही है ना, रील की जो हड्डी मानी जा रही है, उसे तोड़ दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है बाय द इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और जो नुकसान हुआ है वो बहुत ह्यूज हुआ है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहां पर कुछ इमेजेस है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जो नुकसान हुआ है ईरान को। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, वैसे इसके पहले भी सुलेमानी जो कमांडर थे ईरान के, उनकी भी हत्या हुई थी, है ना, उनको भी एलिमिनेट किया गया था, सेम सिनेरियो। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट की कैजुअलिटीज है। अगर आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहले तो हुसैन सलामी, जिन्हें कमांडर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, जो आईआरजीसी है ना, आईआरजीसी मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो अपनी आर्मी मानी जाती है पर्टिकुलरली ईरान की, उनके कमांडर की यहां पर कमांडर को एलिमिनेट किया गया है, जिनका नाम है हुसैन सलामी या सलामी। फिर जनरल गुलाम अली राशिद है जो आईआरजीसी के जनरल है। इसके बाद अब्बासी दवानी है जो फॉर्मर हेड रह चुके हैं ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद मेहदी तेहरानची है जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो यहां देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कमांडर और जनरल को ही नहीं एलिमिनेट किया है, बल्कि उनको भी एलिमिनेट किया है जिनका संबंध है ना, जिनका संबंध न्यूक्लियर प्रोग्राम से रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ग्राउंड लेवल पे यहां पर मोसाद ने काम किया होगा, और फिर उसके हिसाब से यहां पर टारगेट एलिमिनेशन किया है। मतलब एक प्रकार से टारगेट ढूंढा गया, उनको ट्रेस किया गया, उनको मॉनिटर किया गया। जब इंटेल शेयर हुई उसके बाद इतना बड़ा मैसिव अटैक हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से। और यहां पर वही देखिए, यहां पर कुछ और जो न्यूज कंफर्मेशन है वो भी आपको देखने मिल जाएगी, है ना। अगर आप यहां पर टॉप स्टोरीज को सर्च करोगे तो नंबर ऑफ न्यूज आपको यहां पर क्रॉस चेक करने को भी मिल जाएगी, क्योंकि एक बार ये भी बताया जा रहा है कि नहीं ये फेक हो सकती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अब कंफर्मेशन आ चुका है अलग अलग वेरियस सोर्सेज से। इसके बाद ये भी याद रखना है ना, इसके बाद ये भी याद रखना है कि यहां पर जिस तरीके का हमला किया गया है, ये अपने आप में अब इजराइलों का सेकेंड फेज चालू हो चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का अब सेकेंड फेज चालू कर चुका है, और मैसिव अगर आप देखें तो इमेजेस सरफेस हो रही है दोनों ही तरफ से, है ना। काउंटर जो किया गया है ईरान की तरफ से, वो भी अपने आप में चिंताजनक बात है, क्योंकि ईरान ने साफ बोल दिया है कि इट इज एन एक्ट या ये एक क्रिमिनल एक क्राइम है जो इजराइल ने अटैक किया है हमारे ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान शांत बैठेगा, क्योंकि ईरान जिस पर्टिकुलर लोकेशन में बैठा है, ध्यान से देखिएगा, ईरान जिस पर्टिकुलर लोकेशन में बैठा है वो भी पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए जो कंट्रीज है आसपास की, वो सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज मानी जाती है। और जब से ऑपरेशन राइजिंग लायन सुबह से लॉन्च किया गया है ना,
तब से अगर देखा जाए तो भारत में भी, है ना, सुबह सुबह की खबर है और अभी भी देखा जाए तो निफ्टी को लगभग लगभग 300 पॉइंट का नुकसान हो चुका है। मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, ऑयल के दाम अचानक से इतने बढ़ते हैं कि पूरी दुनिया के लिए कंसर्निंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे 1991 में हुआ था, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व ऐसा हो गया था, इतना कम हो गया था कि भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ गई थी और लोन लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। एक प्रकार से भारत में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई थी और सेम मिलता जुलता सिनेरियो अभी डेवलप होने वाला है और हो ही रहा है, बल्कि तेजी से एस्केलेट हो रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ईरान की अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाए तो ये देखो, यहां पर यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अरेबियन सी का ही एक्सपेंशन माना जाता है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये एक चोक पॉइंट है ना, मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए ये एक चोक पॉइंट माना जाता है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिख देता हूं मैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर ईरान कुछ एक्शन लेता है, इमेजिन करिए, अगर, जो कि लेगा, गारंटीड लेगा, अगर ईरान कोई एक्शन लेता है तो वो तुरंत इसे चोक कर सकता है। और ऑलरेडी बिना इसे चोक किए ही जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो लगभग लगभग मॉर्निंग तक अगर देखा जाए तो 6 से 7% बढ़ चुकी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बिना कुछ स्टेप लिए फिलहाल जब क्रूड ऑयल इतना बढ़ रहा है, तो अगर यहां पर ईरान इस चोक पॉइंट को ही एक प्रकार से चोक ही कर देता है, रोक ही देता है आने जाने का रास्ता, क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी है। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, ईरान के पास हिजबुल्ला है, ईरान के पास हमास है। वैसे तो देखा जाए दोनों की ही कमर तोड़ रहा है लगातार इजराइल, लेकिन फिर भी उसके पास भी साधनों की कमी नहीं है, क्योंकि ईरान के पास उन देशों का सपोर्ट है जो इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन करते आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सीरिया और इराक। और ऐसा नहीं है कि यहां पर सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इजराइल के इस स्टेप का खंडन खुद रशिया और चाइना ने भी किया है। यह भी याद रखना है, रशिया और चाइना ने भी किया है, क्योंकि अगर किसी देश को यूएस का सपोर्ट मिल रहा है तो एक प्रकार से आप मान के चलो कि जो यूएस के अगेंस्ट में है वो तो इसको खंडन करेंगे ही, इसको कंडेम करेंगे ही। तो अपने आप में फिर से अलग अलग मोर्चे पे पूरी दुनिया बंटने वाली है। लेकिन फिर भी यूएस की तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट आया है कि ये जो स्टेप लिया गया है ऑपरेशन राइजिंग लायन का, ये एक यूनिलेटरल डिसीजन है, जो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है प्रेसिडेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने खुद भी एक्सेप्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं स्ट्रेटेजिकली ईरान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। क्योंकि जस्ट इसके नीचे अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट लोकेटेड है, जो रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है। मतलब अपन बात कर रहे हैं अल्टीमेटली मेडिटेरेनियन सी, रेड सी और अरेबियन सी, मतलब स्वेज कैनाल की बात कर रहे हैं, जो पूरे एशिया के ट्रैफिक को यूरोप ले जाता है, यूरोप के पूरे ट्रैफिक को एशिया ले जाता है। तो अपने आप में पूरा एक नया फ्रंट और एक वॉर लाइक सिचुएशन पर्टिकुलरली आपकी यहां पर क्रिएट हो रही है। कहां पर? फिर से मिडिल ईस्ट में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स तक नीचे जा चुका था निफ्टी, है ना, मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर देखा जाए क्रूड ऑयल प्राइसेस की भी बात की जाए तो ये भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहां पर 4.12% का इजाफा हुआ है। अभी की बात कर रहे हैं अपन, अभी के टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखिए अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस होना चालू हो चुके हैं, जो अब भारत के लिए सोचने वाली बात है। ऑलरेडी भारत एक बहुत ही शोक से गुजर रहा है। हमने जो खबर देखी थी आज सुबह मॉर्निंग में, है ना, ऑलरेडी भारत एक शोक से गुजर रहा है। और अगर देखा जाए तो पूरा सिनेरियो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स भारत में हो रहे हैं जो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। एक प्रकार से हमारे लिए ये सब किसी डिजास्टर से कम नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहां पर पूरी दुनिया परेशान चल रही है किसी ना किसी रूप से, और उसमें भारत भी अछूता नहीं है। क्योंकि भारत की बात की जाए तो भारत को एक्सटर्नल थ्रेट तो पता है, लेकिन भारत के इंटरनल थ्रेट्स जो हमें समझ में नहीं आते, भारत उससे भी अच्छा खासा परेशान चल ही रहा है। फिर भी देखते हैं क्या तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, क्या आगे ताकि किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्योंकि ये जो वॉर एक छिड़ चुका है, क्योंकि क्लियर कट यहां पर इजराइल ने बोल दिया है कि जब तक हम इस थ्रेट को पूरा तरीके से खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक ऑपरेशन राइजिंग लायन चालू रहेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब किसी के देश के सर्वाइवल की बात आती है
तो जब तक वो अपने सर्वाइवल को एकदम श्योर नहीं कर देता है, एंश्योर नहीं कर देता कि उसे आने वाले 100 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो लड़ता रहेगा। ये अब एक मोटिव है किसका? इजराइल का, अगेंस्ट द ईरान। लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। और आपको पता है ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अभी मैंने बताई है, तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय में, है ना, पूरी दुनिया किस अलग मोर्चे पर जा रही है। आपको अगर जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड और कुछ भी वीडियोस देखने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बस क्यूआर कोड स्कैन करना है और सारे आपको जितने भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स है, ठीक है, जितने भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के अलावा जियोपॉलिटिक्स के कोई भी वीडियो है वो सारे के सारे वहां पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं, इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो अपन जरूर उस वीडियो पर भी चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।